Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 005 की इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, पर मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मेरे भी ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर जो मैंने खुद ही क्रिएट किया हुआ है वो चल रहा है। तो फिलहाल आज ये जो है 5th वीडियो है और आज के वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इंडेक्स पे ले आती हूँ, ये सब आप पढ़ चुके हैं राइट। फील्ड एक्सपेरिमेंट लास्ट टॉपिक था जो हमने 4th वीडियो के एंड में कवर किया था। अब ये है केस स्टडी, कुछ बार पूछा गया है। वैसे केस स्टडी इतना सिंपल है, मैं इसे क्विकली कवर करूंगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना तो ये लिखने में लगेगा आपको और ना समझने में है। मेन है हमारा टॉपिक रिसर्च डिज़ाइन, और रिसर्च डिज़ाइन पर एक क्वेश्चन आता है। मतलब आप रिसर्च डिज़ाइन के इस टॉपिक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इंडेक्स दिखा के कुछ समझा दूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये है सिंगल फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, इसके बाद 2 फैक्टर भी आएगा। फैक्टोरियल डिज़ाइन, क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग में ये बताया था कि हम सिलेबस को एक ऑर्डर में लेके चल रहे हैं आपकी यूनिट के हिसाब से, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा है ये। फिर आप देखिए, ध्यान से देखिए, डिज़ाइन वर्ड पे फोकस करिए। 2 फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, बहुत पूछा गया। मतलब इतना ज़्यादा था ये कि अगर मैं इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट रखती, जो कि प्रीवियस जो सीरीज़ थी ना उसमें मैंने यही किया था, बिगिनिंग में इंपॉर्टेंट और फिर लीस्ट करते हुए बहुत ही कम पूछे जाने वाले। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस को भी फॉलो कर रहे हैं। आपको पता रहे कि मेरे इतने टॉपिक्स ब्लॉक से होते चले जा रहे हैं। तो खैर, जो भी डिज़ाइन वाले आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, को रिलेशनल डिज़ाइन, यहाँ तक सुपर इम्पॉर्टेंट, मतलब कुछ भी आ सकता है। और यहाँ तक जो मैं समझ के चल रही हूँ, क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े हैं, तो शायद अब से लेके 3 वीडियो यानी 5, 6, 7 में ही ये कवर हो पाएगा। बड़ा टॉपिक है, बाकी एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये बात मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको, 6, 7 में यही बता दे रही हूँ। आज का जो मेरा टारगेट है वो केस स्टडी, तो खैर मैं क्विकली कवर करूंगी, इसको आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से। और सिंगल फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन तो मुझे आज कवर करना ही है। मैं टाइम एक बार देख लूँ क्लास शुरू करने से पहले, यस, तो मुझे नेक्स्ट 25 मिनट्स में ये क्लास कवर करनी है। 25 मान के चल रही हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है 20 मान के, मैं पहुँचा वो ही देती हूँ 30 तक। आ जाते हैं पेज नंबर 30 पर, जस्ट अ मिनट। यहाँ से हमारा केस स्टडी वाला टॉपिक शुरू होता है। केस स्टडी क्या है? वैसे केस स्टडी का मतलब होता है किसी केस को डिटेल में स्टडी करना। हर रिसर्च हमारी डिटेल में ही चलती है, बट केस स्टडी टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है, तो वो अपने आप में एक डिटेल्ड प्रोसेस हो जाता है। वैसे भी सभी रिसर्चेस के प्रोसेस में हम डिटेलिंग ही करते हैं, पर केस स्टडी में क्या होता है, हम एक एक बारीकी पर डिटेलिंग करते हैं। अगर हम किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई सिचुएशन हो, जिस पर भी हम केस स्टडी कर रहे हैं, उसके हम कहना चाहिए कि एक एक बारीक बारीक हर चीज़ को बहुत डिटेल में करते हैं। चाहे वो डेमोग्राफिक डिटेल्स हों, पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हों, फिजिकल फीचर्स हों, रिलेशनशिप हों उसके, किसी भी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट पर उसके जो भी फीचर्स हैं, सबको हम कवर करते हैं। बेस्ड ऑन कि हमारा टॉपिक क्या है उसके हिसाब से करेंगे। हर चीज़ भी कवर नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ने वाली हर चीज़ को कवर करेंगे। ये एक होलिस्टिक एनालिसिस है, डिटेल्ड, कॉन्टेक्चुअल, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जाता है और एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में ये चलती है केस स्टडी। केस स्टडी आर वाइडली यूज्ड टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना सच एज रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि केस स्टडी में ऐसा नहीं है कि हम छोटी बात को लेके खींच रहे हैं च्युइंगम की तरह, वो नहीं करना है हमें। मुद्दे ही ऐसे होते हैं जो हम केस स्टडी के अंदर स्टडी करते हैं, जो एक्चुअल में हमसे रिक्वायर करते हैं उनकी बहुत ही डेप्थ में स्टडी। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में आएंगे तो इंटर्नशिप करेंगे। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उसमें डिफरेंट लोगों को आपको हैंडल करना है। भले ही एज अ जूनियर करना है, एज अ सपोर्टिव पर्सन करना है। आप साइकोलॉजिस्ट तो नहीं होते वहाँ पे, तो आप अपने सीनियर के साथ में लग के काम करते हैं। वहाँ पे आप केस स्टडीज़ लिखते हैं। खैर वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, मगर केस स्टडी वो भी होती है। यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग हमारे पास आया, उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, हम उस पर डिटेल में जाएंगे। वो कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई नॉर्मल लाइफ इशू हो सकता है, पर उस केस स्टडी में हम पर्सन के हर एक छोटी छोटी चीज़ को, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना, उसके लाइफ में, उसके स्कूल में क्या इशू है, पर्सनल लाइफ में क्या है, पेरेंट्स के संग रिलेशन कैसे हैं, फैमिली के संग कैसे हैं, कोलीग्स के संग कैसे हैं,
तो वो केस स्टडी खैर बहुत बहुत भी लंबी नहीं चलती है, मगर आप ये देखिए कि छोटे छोटे पॉइंट्स हम उसमें भी इकट्ठे करते हैं। तो जब कोई ऐसा इशू होगा जिस पर हम कुछ रिसर्च के बाद कोई आउटकम लेकर आना चाहते हैं, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, कुछ हिस्टोरिकल हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें हम डिटेल में बात करते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इतना पढ़ने के बाद कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात करें। एक तो हम ये सिंगल यूनिट का मतलब इंसान ही नहीं है, जो भी चीज़ है वो वेल डिफाइंड है, सिंगल है। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन है, हम डिटेलिंग करेंगे, डिटेल में समझेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे। कॉन्टेक्स्ट रिच, जब एक ही चीज़ पर हम डिटेलिंग करेंगे तो उसके बारे में हमें बहुत कुछ मालूम चलेगा। ह्यूमन बीइंग को अगर हम हटा दें, ह्यूमन बीइंग के बारे में तो हमें खैर पता चल ही जाता है, लेकिन अगर हम किसी किसी भी चीज़ के बारे में, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उस पर हमने कुछ रिसर्च करनी शुरू करी तो बहुत कुछ पता चलता है। मल्टीपल डेटा सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केस स्टडी एक मेथड तो है, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी मेथड्स आ जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हम पूरे प्रोसेस में, मतलब नहीं पता तो मैं ऐसे बोल रही हूँ अभी, लेकिन हमें एक्चुअल में पता होता है कि हम क्या करेंगे। वो टाइम टू टाइम हम पता चलते भी रहते हैं और हमें मालूम भी रहता है हम क्या करेंगे, बट इन अ वे, एक जनरल लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ कि हमें नहीं पता कि हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ जाए। तो केस स्टडी के अंदर हम सभी कुछ करते चलते हैं ज़रूरत के हिसाब से, भले वो हम डिसाइड कर लेते हैं बिगिनिंग में या स्टेप्स के साथ में, लेकिन हम इसमें इंटरव्यू भी ले सकते हैं, हमें कोई सर्वे भी करना पड़ सकता है, हमें कोई सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर भी किसी पर एडमिनिस्टर करना पड़ सकता है, कोई नॉन वर्बल टेस्ट भी लेना पड़ सकता है। तो इट मे इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग एंड एक्चुअली इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेथड और फोकस चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे स्टडी आगे चलती है। जैसे मैंने भी कहा ना कि हमें नहीं पता, वो जो मैं बात कहना चाह रही थी। आप केस स्टडी बहुत टाइप की हो सकती हैं, अब डिपेंड करेगा है ना कि किस तरीके की हम चीज़ करें। एक्सप्लेनेटरी हो सकती है, जब कोई हमें डिटेलिंग करनी, एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए तो हम एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव, किसी सिचुएशन की डिटेल पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो भी उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से नाम हो जाएंगे। आप ज़रूरी नहीं है आप टाइप के नाम लिखें, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक समझ पा रही हूँ आप याद नहीं रख पाएंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप ये याद नहीं रख पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आप ना याद रख पाएँ उसको छोड़िए, अपने कंटेंट को अपने हिसाब से लंबा कीजिए। अब आते हैं एडवांटेज। एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं कि ये रिच होती है, डिटेल डेटा हमें इससे मिलता है। रेयर और अनयूजुअल केसेस को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये नए रिसर्च क्वेश्चंस भी जनरेट कर देती है, क्योंकि जो हमने स्टडी करके हमने रिजल्ट निकाला वो जो है कई बार हमारे पास इतना डिटेल आता है कि उसमें से भी सवाल निकल सकते हैं, राइट। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था, आप सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करेंगे, केसेस हैंडल करेंगे, वहाँ पर भी ये ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेशन इसकी ये है कि थोड़ी जनरलाइजेबिलिटी लो है, मतलब आप कुछ एक चीज़ से करके उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ओके, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रहती है। अब इसमें रिसर्चर बायस का भी रिस्क रहता है, क्योंकि चांसेस क्या रहते हैं कि जो रिसर्चर है ना, वो अपने जो उसके स्किल्स हैं या अपने तरीके से जो वो चीज़ों को सोच रहा है, वो उस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है, तो वो इशू भी हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स है, इसको आप एक तरीके से इसका फीचर भी कह सकते हैं और एक थोड़ी सी लिमिटेशन भी कह सकते हैं। केस स्टडी में स्टेप्स क्या होंगे, आपको प्रीवियस वीडियो याद होगा, मैंने वहाँ दो चीज़ों के स्टेप्स बताए थे, तो स्टेप्स वही हैं, वही काम रहेगा, बीच में थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, बिगिनिंग एंड वही रहेगी। क्या होगा, सबसे पहले हम केस का पर्पस आइडेंटिफाई करेंगे, केस आइडेंटिफाई करेंगे, केस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कहानी हमारे सामने ना बहुत बड़ी होगी। जैसे कोई पेशेंट आया, कोई क्लाइंट आपके पास आया थेरेपी के लिए, तो उस क्लाइंट ने आपको अपनी बहुत सारी बातें बताई, आपको समझना होगा कि अब प्रॉब्लम को क्वेश्चन में कैसे बदलना है, मतलब एक डिटेल्ड प्रॉब्लम को एक पिक्चर में कैसे क्रिएट करना है और फिर उस पर वर्क करना है, तो वही काम है ये। फिर केस स्टडी का प्लान डिज़ाइन करना कि हम क्या करने वाले हैं उस केस स्टडी में, कैसे करेंगे, और जैसा भी हमारा डिज़ाइन होगा उसी के हिसाब से हम मेथड को भी यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन ही लेने में बहुत टाइम जाता है इसमें, वो हम करेंगे। उस पर बेस्ड हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था ना, कई मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं। जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हमें ज़रूरत है, चाहते नहीं हैं हम, चाह को ऐसे अपने आप से कुछ नहीं चाहेंगे, कहीं कहीं पे वर्ड्स गलत हो जाते हैं, जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है उस मेथड को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करने के बाद हम केस नैरेटिव निकालेंगे, मतलब हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, हम जो सोच के चल रहे थे प्रॉब्लम को, उसमें हमने कहाँ तक
सक्सेस गेन की, और फिर हम कंक्लूजन्स निकालेंगे, फाइंडिंग्स निकालेंगे और डिस्कशन करेंगे जो भी हमने पॉलिसी क्रिएट किया, जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं, फाइंडिंग को वैलिडेट करेंगे, रिव्यू करेंगे और फाइनली रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। रिपोर्ट प्रेजेंट करना लास्ट स्टेप हो जाता है, वहाँ पे आके हमारी बात खत्म होती है। तो ये क्विक करते करते काफ़ी सही हो गया, चलिए बढ़िया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हालांकि मैं बिगिनिंग में कह रही थी आपको सब आता है, पर फिर भी मैं बताते चली गई। अब हम आते हैं रिसर्च डिज़ाइन पर। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च को डिज़ाइन करना, ऐसे समझिए, सिंपल बनाते हैं इसको। मतलब हम एक रिसर्च करने जा रहे हैं और अभी तक जो आपने पढ़ा वो पढ़े रिसर्च के स्टेप्स, लेकिन उन स्टेप्स को अगर हम पहले से प्लान कर लें, चलिए इसको और सिंपल करते हैं। मान लीजिए कि एक आर्किटेक्चर है जिसको बिल्डिंग बनानी है, उसने ये मन में सोच लिया कि बिल्डिंग में, मतलब ऑफ कोर्स वो मन में भी सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते तो क्या, कि चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, एक स्पेस आगे गार्डन रहेगा, मतलब एक रिक्वायरमेंट ऐसी है ना। रिक्वायरमेंट के बारे में सोचा कि जो पर्सन मुझसे अपने घर का मैप बनवाना चाहता है वो, या जो बिल्डिंग का मैप है उसमें रिक्वायरमेंट ये है, तो ऐसे ऐसे करके एक लेआउट बन गया। पर उसको एक फाइनल पिक्चर में कन्वर्ट करना जिससे कि दूसरे पर्सन को भी समझ में आए कि उससे क्या मिलेगा, एक डिज़ाइन की फॉर्म में ही तो बन के आता है। आपने देखे होंगे कई बार, जैसे हम कभी घर देखते हैं, कहीं या कोई फ्लैट देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, तो उसका मैप देखते हैं कि उसमें क्या है, ग्राउंड फ्लोर कैसा है, फिर फर्स्ट फ्लोर कैसा है, उसके पास में बना होता है। बस ये अगर आपको बात, क्योंकि बहुत कॉमन है, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, वही है हमारा रिसर्च का डिज़ाइन। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें पूरी पिक्चर देता है, क्योंकि रिसर्च में ना हमें बिगिनिंग टू एंड अज्यूम करके चलना होता है, अजम्पशन बनाना होता है, सब कुछ सोचना होता है। हम अपनी स्टोरी को बीच रास्ते में बदल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम चेंजेस कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बिगिनिंग से एंड तक की एक पॉसिबिलिटी लेकर चलें। इसी को हम कहते हैं डिज़ाइन ऑफ अ रिसर्च या सिंपल रिसर्च डिज़ाइन। अब ये रिसर्च डिज़ाइन वन फैक्टर होता है, कोरिलेशन में कैसे रिसर्च डिज़ाइन बनेगा, दूसरी में कैसे बनेगा, टू फैक्टर में कैसे बनेगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिसर्च डिज़ाइन तो समझ में आए कि क्या होता है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट। ओवरऑल फ्रेमवर्क अभी तक हमें मालूम तो था ही ना कि रिसर्च कैसे करनी है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना है, हाइपोथेसिस फॉर्म करनी है, ऑल्टरनेटिव बनाना है, ये सब करना, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन वो ओवरऑल नहीं था। तो ओवरऑल क्या था? ओवरऑल था जब उसको भी पूरे एक सिस्टम में हम अरेंज कर लें, वेल प्लान कर लें, तो उसको हम रिसर्च डिज़ाइन का नाम कहते हैं। It provides a structured plan for collecting, analyzing, and interpreting data, ensuring that the study addresses its objective effectively. तो जो अब तक आपने पढ़ा उससे भी एक पीछे पहले जाकर हम पढ़ रहे हैं उसको, वो कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन। तो अगर एक रिसर्च डिज़ाइन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो बायस काफ़ी मिनिमाइज़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बेहतर तरीके से मिलती हैं, इसके अपने फ़ायदे होते हैं। आप मान लीजिए एक बुक लिखना चाहते हैं, मेरा दिल कर रहा है एक एग्जाम्पल और देने का, तो आप लोग सुन लीजिए। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप एक बुक लिखना चाहते हैं, बुक बनाना चाहते हैं, तो उस बुक के लिए आप हर चीज़ को पहले माइंड में प्लान करेंगे कि मुझे इस तरीके से यहाँ पे ये कंटेंट डालना है, इसके बाद ये पिक्चर्स रहेंगी, इसके बाद ये इसका नरेशन रहेगा, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन आप वो जो फाइनल लेआउट ब्लूप्रिंट बनाएंगे ना, वही उसका डिज़ाइन होता है, और रिसर्च में हम इसको रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। अब रिसर्च डिज़ाइन के की फीचर्स क्या हैं, मतलब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये हमारी पूरी स्टडी का ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। पहली बात, इसमें हम मेथड सिलेक्शन भी करते हैं, मतलब इसमें हम सब कुछ करेंगे, वो जो हम रिसर्च के अंदर कर रहे थे ना, वो सब कुछ करेंगे। तो अगर आप रिसर्च समझ चुके हैं तो इसमें कुछ बड़ी बात फिर बचती नहीं है, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए कि लिखना क्या है। इसमें वेरिएबल को स्पेसिफाई कर लेना, शुरुआत में ही सब चीज़ें हो जाती हैं। सैम्पलिंग डिसीजंस ले लेना, डेटा कलेक्शन के टूल्स डिसाइड कर लेना, एनालिसिस कैसे करेंगे उसका प्लान कर लेना, ये सब टेंटेटिव है। ये प्लान है, ब्लूप्रिंट है, बट ये टेंटेटिव रहेगा, क्योंकि अगर हमारी रिसर्च में आगे कोई भी चेंजेस होंगे तो हम कर सकते हैं, कुछ भी रिजिड या फिक्स नहीं है। एथिकल सेफगार्ड्स एंश्योर्स पार्टिसिपेंट राइट्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये हो गया। अब रिसर्च डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम करते करते भी तो कर सकते हैं, वो जो हम रिसर्च प्लान करते हैं, स्टेप्स हमें पता ही हैं, तो हम वैसे भी तो कर सकते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना अपनी अप्रोच में, एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी मिलती है। आप देखते हैं ना, हम लोग क्लास बिगिन करते हैं तो बात करते हैं शुरू से, आज हम ये 3 टॉपिक्स करेंगे। अब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि इतने टाइम की क्लास चलेगी लगभग,
इतने टॉपिक हम करेंगे तो मुझे इतना करना है। आप आगे जो करने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका कोई दूसरी एक्टिविटी है, आपको 5 बजे जिम के लिए जाना है, आप 4:45 पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि मैं इसको 30 मिनट्स वीडियो को देख पाऊंगा या नहीं। तो वो प्लानिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे अभी करना है या नहीं करना है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है कि जो भी चीज़ें होंगी उसमें इफ़, बट, यस, नो, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये बहुत हद तक इंश्योर करता है कि रिजल्ट्स एक्यूरेट आए। प्लानिंग तो हम हमेशा अच्छी करते हैं ना, तो अच्छी प्लानिंग के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो हमें मिलेंगे। टाइम सेव करता है, एफर्ट्स, रिसोर्सेज, क्योंकि हम शुरुआत में ही आधे से ज़्यादा काम कर लेते हैं। ये फाइंडिंग्स की क्रेडिबिलिटी को एनहांस करता है। तो कुल मिला के रिसर्च डिज़ाइन एक्ट्स एज अ रोड मैप फॉर कंडक्टिंग सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च। विदाउट इट इवन अ वेल चोजन टॉपिक मे रिजल्ट इन वीक और इंक्लूसिव फाइंडिंग्स। हमें लग रहा है कि हमने तो सब सोच लिया, हम कर लेंगे, नहीं, बट उसको एक कवर पेज पहनाना ज़रूरी है, जो ये हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। सिंपल था ना। मान के चलिए कि रिसर्च डिज़ाइन का क्वेश्चन ये रहा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है कुछ नहीं इसमें, मगर इतना आता है, बहुत पूछा जाता है। मतलब रिसर्च डिज़ाइन, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, आपको इतना मिलेगा ना, रिसर्च डिज़ाइन का टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला भी। तो समझ लेते हैं अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जो पर्पसेस इससे फुलफिल होते हैं उनको फुलफिल करना ही ऑब्जेक्टिव होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च डिज़ाइन का? ये इंश्योर करना कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो इफेक्टिव तरीके से स्टडी की जाए, एक्यूरेसी से की जाए, एथिक्स फॉलो किए जाए, सब चीज़ें सही से चलें, ये इसका मेन पर्पस होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर हेडिंग्स दे दें तो ये एक्यूरेसी और वैलिडिटी को इंश्योर करता है, रिलायबिलिटी को मेंटेन, सब कुछ अच्छा ही होगा, इसके बाद बुरा थोड़ी कुछ ना होने वाला है। कंट्रोल करता है वेरिएबल्स को, एफिशिएंट रिसोर्स का यूज़ कर सकें हम, क्योंकि हमने प्लानिंग पहले कर ली है, तो ऑब्वियसली हमारा जो बाकी का प्रोसेस है वो स्मूथ चलेगा। प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए ये करता है गाइडेड डेटा कलेक्शन। जब हमें पता रहेगा कि ऐसे करने पर हमें ये मेथड करना है, तो उसकी तैयारी से हम चलेंगे, उस हिसाब से हमारा टाइम भी सेव होगा, है ना। उसके अलावा गाइडेड डेटा कलेक्शन में हेल्प मिलती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है, एथिकल इंटीग्रिटी बनी रहती है। इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अल्टीमेटली तो बस यही होना है कि हमारे जो फाइंडिंग्स है ना, उनकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे, एरर्स और रिसर्चर बायस भी रिड्यूस हो जाए, रिजल्ट्स को हम एक्चुअली अप्लाई कर सकें रियल वर्ड्स में, ऐसा ना हो कि वो वहीं पे बात खत्म हो जाए, और सपोर्ट्स थ्योरी टेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी हमें हेल्प मिलती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एम टू मेक द स्टडी लॉजिकल, सिस्टमेटिक एंड एथिकली साउंड, जिससे हमें आगे काफ़ी हेल्प मिलती है। अब रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, कई तरीके से रिसर्च डिज़ाइन की जाती है। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कॉजल, एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे तरीके की होती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? जब ये मेथड हम अप्लाई करते हैं, ये रिसर्च डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो इसे तब बनाते हैं व्हेन लिटिल इज़ नोन अबाउट द टॉपिक के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, तो हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, डायरेक्टली टेस्टिंग पे नहीं पहुंचते, प्री वर्क बहुत सारा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास प्री वाली सिचुएशन है उसमें कंटेंट कम है, तो उसको एक सफिशिएंट ग्राउंड देने के लिए हम प्री वर्क ज़्यादा करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोरेशन करना, एक्सप्लोर करते हैं जब चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड नहीं हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, हियर इज़ द गोल इज़ टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और फिनोमिना। अब हमारे पास कंटेंट तो है, मगर वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं है, तो हम इस रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, जिससे जो कंटेंट है वो एक लाइन में लग जाए, मतलब एक सिस्टम में आ जाए और हमें आसानी रहे, मतलब एक तरीके से प्लानिंग ही चल रही है पर इसका हम यूज़ करते हैं, ये तब कहलाती है। जैसे सर्वे, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, केस स्टडीज़ इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद कॉजल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दिस टाइप सीक्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, मतलब किसी वेरिएबल की प्रेजेंस से दूसरे वेरिएबल पर फ़र्क पड़ रहा हो, किसी एक वेरिएबल को हटा देने से, बढ़ा देने से, इंक्रीज़ कर देने से, या उसकी प्रेजेंस को रिमूव कर देने से दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट आ रहा है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? कॉजली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। पर ये ऐसा नहीं कि इतनी है, ये हमें केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं, तो कुछ और नेम है, थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पे हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल,
जब हम एक ही सब्जेक्ट को एक टाइम गैप करके कवर करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, मीनिंग, एक्सपीरियंसेस, डिटेल्ड थ्योरी पोर्शन होता है। क्वांटिटेटिव में स्टैट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, डिटेल्ड हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है। मिक्स मेथड में तो हम बेस्ड ऑन कुछ भी यूज़ करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम मिक्स्ड मेथड ही यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, जिसको सबसे लास्ट में लिख दिया है शॉर्ट में, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना मिक्स करना पड़ ही जाता है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है। तो याद हो गया होगा, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स। जिस भी तरीके का रिसर्च डिज़ाइन हम चूज़ करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम के नेचर पर। आपको पता ही है ये बात तो। खैर, आते हैं आज की क्लास के दूसरे टॉपिक पर, विच इज़ सिंगल फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन। अब आपको क्या ध्यान रखना है, रिसर्च डिज़ाइन तो रिसर्च डिज़ाइन ही है, सिंगल फैक्टर में कैसे ध्यान रखें कि जब एग्जाम में आ जाए, और आता है ये बहुत ज़्यादा, तो हमें याद रहे और फिर हम जो है पूरी बातें अपने आराम से लिख पाएँ। क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन तो अल्टीमेटली वही है, एक ही चीज़ है जो इसको सिंगल फैक्टर में बनाए रखने के लिए आपको याद करनी है, वो मैं अभी बताती हूँ। अभी आप ध्यान से सुनिए। सिंगल फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, गिव मी 1 मिनट। सिंगल फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मेरे साथ पॉज लीजिए। अब जैसे एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल अभी उतना हुआ नहीं है, ये आगे आएगा, जिक्र है उस वर्ड का, तो वो और बेहतर आ जाएगा समझ में जब हम उसको करेंगे, ठीक है। Setup in which there is only one independent variable being studied and its effect on one or more dependent variable is measured. इस स्टडी में हम क्या करते हैं, मतलब जब हम ये रिसर्च डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं सिंगल फैक्टर, तो यहाँ पर एक सिंगल फैक्टर वर्ड किसके लिए हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम कोई भी चेंजेस करते हैं और उसका इफेक्ट देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपकी जो है वो तबीयत ठीक हो रही है, आपका फीवर डाउन हो रहा है, मतलब अभी एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तो सब एडल्ट्स हैं, समझते हैं। खैर, मैं डिस्क्लेमर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेडिसिन वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। तो मेडिसिन का डोज बढ़ा देने या घटा देने से, मतलब जो कि ऑब्वियसली आप खुद नहीं करते हैं, डॉक्टर की हेल्प से करते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर वर्ड यूज़ किया। तो मेडिसिन का डोज बढ़ा देने से, घटा देने से आपके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में पता चलता है आपको, है ना। तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं हो रहे ना हेल्थ में, एक चीज़ के थ्रू हम जा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। वेरी तो ये भी कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर या हेल्थ में हमारे जो भी इश्यूज़ हैं, वेरी तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सकते। हम मेडिसिन के इनटेक को बढ़ा घटा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर अगेन, तो यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सिंगल फैक्टर में हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। इसका मतलब ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो वो आगे बात होगी, फिलहाल उतना ही समझिए जितना इस टॉपिक में चल रहा है। सिंगल फैक्टर डिज़ाइन में हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर। ये एक बात है, अगर आप मुझे पॉज करके वापस से जाके सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, मैंने समझा दिया है। दिस डिज़ाइन अलाउज रिसर्चर्स टू क्लियरली आइसोलेट द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट द एडिड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल फैक्टर। हम एक ही चीज़ पर फोकस करें, राइट, तो फोकस हमारा एक पे होने से जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम तो फोकस ही एक पे कर रहे हैं। उसका क्या इफेक्ट आया वो हमारा प्राइमरी गोल हो जाता है सिंगल फैक्टर में। The main goal of a single factor design is to determine whether changes in the independent variable cause significant changes in the dependent variable. Such designs are widely used in psychological, educational and behavioral research because they are simple. Simple होते हैं ये। इसके की फीचर्स क्या हैं, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस एक के ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि उसी का इफेक्ट हमें दूसरे पे देखना है। लेवल ऑफ द फैक्टर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन हैव 2 और मोर लेवल्स। मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये कहा कि फैक्टर तो एक ही रहेगा, मतलब मेन कॉज वही है, उसकी ब्रांचेस सब हो सकती हैं। जैसे हमने कहा कि हम टाइप ऑफ थेरेपी पे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम वेराइटी ऑफ थेरेपीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे थेरेपी ही, मेडिसिन वाली पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कुछ और वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे। इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का रैंडम असाइनमेंट होता है। वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की जो बात है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम किसी और वेरिएबल पे फोकस ही नहीं करेंगे ना। एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी तो वेरिएबल हैं, वो भी तो वेरी कर सकते हैं, वो भी तो कंडीशन बदल सकते हैं, मगर हम उन्हें कांस्टेंट ही मानकर चलेंगे इस स्टडी में।
सिंगल फैक्टर रिसर्च के भी अपने कई सारे टाइप हैं, बिटवीन सब्जेक्ट, विद इन सब्जेक्ट। यहाँ से एक चीज़ जान लीजिए, 3 मार्कर, मैंने कहा ना अगले 3 वीडियो जो हैं बहुत ध्यान से आपको समझना है। 3 मार्कर में भी कोई टॉपिक आ जाता है तो आप अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन, ये कि सिंगल फैक्टर का टाइप हो गया। ईच पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस ओनली 1 लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसमें जो हम ग्रुप्स लेते हैं उसमें हर पार्टिसिपेंट को केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही लेवल ट्राई करने को मिलता है। यानी कि अगर हम थेरेपी वाली बात जो अभी कर रहे थे, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक थेरेपी का टाइप एक ही पर्सन को मिलेगा, हर एक को वो नहीं मिलेगा, दूसरे को दूसरा टाइप मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रुप ए रिसीव्स ट्रीटमेंट, ग्रुप बी रिसीव्स प्लेसेबो। अगर ग्रुप को हम इंडिविजुअल एक यूनिट मान रहे हैं तो ग्रुप में हो जाएगा। ओके, रिपीटेड मेजर डिजाइन विद इन सब्जेक्ट्स, द सेम पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज टू ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर लेवल्स हैं तो सेम पार्टिसिपेंट्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हर लेवल पे एक्सपोज कराते हैं, मतलब हर एक पे टेस्ट होगा। पार्टिसिपेंट्स टेक अ मेमोरी टेस्ट आफ्टर कैफीन एंड आफ्टर नो कैफीन। इसके बाद मैच्ड ग्रुप डिजाइन, पार्टिसिपेंट्स आर मैच्ड ऑन अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर बीइंग असाइन टू डिफरेंट कंडीशन। देखा जाता है कि वो किस लेवल पे मैच कर रहे हैं और फिर एक टाइप बन जाता है, एक कैटेगरी बन जाती है पार्टिसिपेंट्स की। ये ग्रुप्स के बीच में वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करता है, स्टैटिस्टिकल पावर को इंक्रीज करता है। ओके, ये देखिए कुछ पिक्चर्स की हेल्प से वही चीज़ समझाई है, आप नोट कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? ये इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में, कॉज एंड इफेक्ट इंटरप्रिटेशन को क्लियरली डिफाइन करता है और स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी होती है इसकी। ये मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में इंटरेक्शन को एग्जामिन नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये हमने तभी तो ये ऐसा है, सिंगल फैक्टर है कि हमें एक ही पे फोकस करना है, हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हमने यहाँ लिमिटेशन की फॉर्म में भी लिख दिया। इफेक्ट्स ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल मे स्टिल अकर इफ कंट्रोल इज इनएडुकेट। अगर उनको सही तरीके से इनएडुकेटली हमने नहीं कंट्रोल किया है तो वो अपना रोल प्ले कर जाएंगे, तो उनका कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। जनरलाइजेबिलिटी मे बी लिमिटेड इफ ओनली वन फैक्टर इज स्टडीड इन आइसोलेशन। तो सिंगल फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन एक फंडामेंटल अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, सिंगल फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन, इसमें आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलूंगी मैं आपसे। ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, सिंपल था, सिंपल ही लगता है जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपको सिंपल लगता है और ये मुझे बहुत खुशी देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।